Hello, dear students. Welcome back. Today we are going to start with the third poem of your English syllabus, The Inchcape Rock. This poem is written by Robert Southey. बच्चों, this poem is a ballad. What is a ballad? Ballad वो poem है जो long होती है और उसमें एक स्टोरी होती है, उसमें एक कहानी होती है. वो पोएम जिसमें एक कहानी होती है उसे बलाड कहते हैं. सो बलाड एक ऐसी कहानी हो सकती है जो काफ़ी ड्रामेटिक है, या फिर हॉरर है, या फिर कॉमेडी है, या फिर रोमांटिक भी हो सकती है. तो आपके जो सिलेबस में ये जो पोएम है, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम आपके सिलेबस की है और ये बहुत ही ड्रामेटिक पोएम है. इस पोएम का जो मॉरल है, इस पोएम का जो बेस है, वो इस पे टिका है दैट एज़ यू सो शैल यू रीप. मतलब जैसा बोओगे वैसा पाओगे. अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो आपके साथ भी बुरा ज़रूर होगा. कहते हैं ना, बुराई का अंजाम जो है वो बुरा ही होता है. तो ये जो इंचकेप रॉक है, ये इसी तरीके की एक पोएम है जो हमें ये मॉरल देगी कि इफ़ यू डू रॉन्ग टू अदर्स डेफिनेटली रॉन्ग विल हैपन टू यू. आप किसी के साथ अगर बुरा करोगे तो बुरा आपके साथ भी कभी ना कभी होगा, क्योंकि दुनिया गोल है और वो चीज़ आप तक वापस आएगी. तो ये जो पोएट है रॉबर्ट साउदी, इन्होंने ये पोएम 17 स्टैंजाज में हमें समझाई है और ये बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही ड्रामेटिक कहानी है. बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम एक हिंदी मूवी देख रहे हैं जिसमें एक डाकू है, एक अच्छा इंसान है और डाकू ने किस तरह से एक अच्छे इंसान के काम को ख़त्म किया और फिर आखिर में जो अंजाम है उस डाकू का वो भी बुरा ही हुआ है. तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से 17 स्टैंजाज में डिस्क्राइब्ड है. हम ये पोएम अच्छे से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. अब बच्चों, सबसे पहला आपके आइस ब्रेकिंग में आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है कि वर्ल्ड के फेमस रॉक कौन कौन से हैं, क्योंकि ये पोएम रॉक के ऊपर है, जिस रॉक का नाम है द इंचकेप रॉक. वर्ल्ड में, दुनिया में अलग अलग टाइप के फेमस रॉक है. रॉक मतलब हम सब जानते हैं पत्थर, ठीक है, लेकिन अलग अलग किस्म के, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप में और अलग अलग बैलेंसिंग तरीके से वो बैलेंस्ड किए गए हैं. तो ये आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन भी है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो. मैंने कुछ फेमस रॉक यहाँ पर सॉर्ट आउट किए हैं. सबसे पहला जो है वो इंडिया का चेन्नई में महाबलीपुरम में बैलेंसिंग रॉक, आप देख सकते हो, बहुत ही यूनिक रॉक है ये सारे, ठीक है. सेकंड जो है वो ओल्ड हैरी रॉक्स, ये सदर्न इंग्लैंड में है. वाइट कलर के रॉक होते हैं ये, पानी के बीचों बीच में होते हैं ये, ओके. नेक्स्ट जो है वो है थर्ड युलुरु में अय्यर रॉक्स, ये ऑस्ट्रेलिया में है. ये रेडिश कलर के होते हैं और काफ़ी ह्यूज साइज़ के, जैसे माउंटेन जैसे दिखते हैं. नेक्स्ट इज़ थाईलैंड में है खाओपिंगकन, ये थाईलैंड में एक आइलैंड है, वहाँ पर ये रॉक है, बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच. इसे जेम्स बॉन्ड आइलैंड कहते हैं. रीज़न ये है कि जेम्स बॉन्ड की कुछ मूवीज़ है जो यहाँ पर शूट की गई थी और ये आइलैंड बहुत फेमस हो गया था, तब से इस आइलैंड का नाम जेम्स बॉन्ड आइलैंड कहा जाता है. और ये जो रॉक है इसे खाओपिंगकन कहते हैं. ये थाईलैंड में है, बहुत खूबसूरत है, पानी के बीचों बीच आपको ये देखने को मिलेगा. फिर जो फिफ्थ टाइप का जो रॉक है वो यूएसए में है, जिसे हॉर्स शू बेंड भी कहते हैं. हॉर्स शू, घोड़े की जो नाल होती है वैसे शेप का दिखने वाला ये रॉक है, ओके. फिर नॉर्वे में बहुत ही खूबसूरत है ये कैनेस्टियन वैग्सो. नॉर्वे में ये जो रॉक है बहुत ही अलग और यूनिक और एंटिक किस्म का रॉक है ये, ओके. देन सेवेंथ है कनाडा में बैलेंसिंग रॉक. हमारे इंडिया में भी एक बैलेंसिंग रॉक है, कनाडा में भी एक बैलेंसिंग रॉक है जो बैलेंस करता है. आप देख सकते हो पिक्चर में किस तरह से ये बैलेंस्ड किया गया है. और नॉर्वे में एक और खूबसूरत रॉक है ज़ेराग बोल्टन रॉक, जो दो बड़े रॉक्स के बीच में एक रॉक है. लोग अक्सर, वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, लोग अक्सर वहाँ खड़े रह के फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू वहाँ से आता है. तो ये जो कुछ रॉक्स हैं वर्ल्ड के फेमस रॉक, इसके अलावा भी हैं, बट मैंने यहाँ पर कुछ सिलेक्टिव रॉक यहाँ पर जॉट डाउन किए हैं और ये आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन है उसके आंसर के लिए भी आप लिख सकते हो. लेट्स टॉक अबाउट द पोएट. पहले हम रॉबर्ट साउदी के बारे में बात करते हैं. तो जो पोएट है रॉबर्ट साउदी, ये 12 अगस्त 1774 को बॉर्न हुए थे एंड ही लिव्ड अप टू 21 मार्च 1843. ही वॉज बॉर्न इन ब्रिस्टॉल, इंग्लैंड में. ही वॉज अ सन ऑफ अ ड्रेपर. वो, उनके जो फादर थे वो टेक्सटाइल या कपड़े जो है वो बेचते थे.
ठीक है। ही वॉज अ पोएट ऑफ लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये समझना है कि लॉरेट ऑफ इंग्लैंड क्या होता है। लॉरेट ऑफ इंग्लैंड बच्चों, पहले, बहुत पहले, जब 18th एंड 17th सेंचुरी था, तब ये गाने और ये सॉन्ग और ये रैप इतने फेमस और ये एडवर्टाइजमेंट्स इतने फेमस नहीं थे। तो जो गवर्नमेंट होती थी, कोई अगर उनके स्पेशल ओकेजन पे या उनके स्पेशल इवेंट पे अगर उन्हें कुछ प्रेजेंट करना है तो वो पोएम्स प्रेजेंट करती थी। तो गवर्नमेंट के पोएट्स होते थे बच्चों, गवर्नमेंट पोएट्स को हायर अपॉइंट करती थी कि जब भी कोई स्पेशल इवेंट होगा तब आपने उस स्पेशल इवेंट के लिए, सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए आपको पोएम्स लिखनी है। तो उसे कहते थे लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। लॉरेट ऑफ इंग्लैंड एक ऑर्गेनाइजेशन या हम बोल सकते हैं एक पोजीशन था, ठीक है, जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती थी, जो पोएट्स हैं उन्हें हायर करती थी और अपने टर्म्स में रखती थी कि जब भी हमारा कोई स्पेशल ओकेजन होगा तब आपको हमारे लिए पोएम्स लिखनी है। तो जो रॉबर्ट साउदी थे बच्चों, वो 1813 से लेके 1843 तक का काफ़ी लंबा अरसा था, ये गवर्नमेंट के क्या थे, पोएट थे, और गवर्नमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारी पोएम्स ड्राफ्ट लिखी है। हिज शॉर्ट पोएम्स, उनकी कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम थी, द स्कॉलर, द बैटल ऑफ ब्लेहम, बिशॉप हैटो, द इंचकेप रॉक। ये कुछ उनकी बहुत ज़्यादा, ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम्स में से पोएम है। और उसमें से एक जो पोएम है द इंचकेप रॉक, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हो गई हमारे पोएट की बात, जिससे हमें समझ में आता है कि पोएट कितना ज़्यादा टैलेंटेड और वर्सेटाइल था कि उसे गवर्नमेंट ने तक अपॉइंट कर रखा था। अब हम बात करते हैं पोएम की। अब पोएम जो है, मैंने जैसे आपको समझाया, इट्स एन बलाड। ये बलाड है। बलाड क्या होती है? एक ऐसी पोएम जिसमें स्टोरी है, वो स्टोरी ड्रामेटिक हो सकती है, फ़नी हो सकती है, रोमांटिक हो सकती है, बट ये जो बलाड है ये बहुत ही ड्रामेटिक पोएम है। जैसे मैंने कहा आपको, एक अच्छा इंसान है और एक बुरा इंसान है। ये जो स्टोरी है बच्चों, ये 14th सेंचुरी की है, 14वीं सदी की स्टोरी है ये, जिसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, एक अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान। जो अच्छा इंसान है, जो अच्छा कैरेक्टर है, उसका नाम है एबट ऑफ एबरब्रथॉक। अब बच्चों, एबट क्या होता है? एबट एक मॉन्क होता है मोनेस्ट्री का, ठीक है। ही इज़ द मेल हेड, जैसे नन्स होते हैं, ठीक है, जो लोग सोशल एक्टिविटी करते हैं और ज्ञान देते हैं। जैसे हमारे यहाँ साधु और संत होते हैं, वैसे मॉन्क्स होते हैं। तो ये जो मॉन्क है, मेल हेड जो होता है मोनेस्ट्री का, ठीक है, उससे कहते हैं एबट, उसे एबट कहते हैं। तो एबट कोई नाम नहीं है, बट ये एक पदवी है, हम बोल सकते हैं। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, ठीक है, टीचर्स होती है, टीचर एक नाम नहीं है बट एक पदवी है, प्रिंसिपल एक नाम नहीं है, एक पदवी है। तो उसी तरह से एबट एक नाम नहीं है, एक पदवी है कि मॉनेस्ट्री का जो मेल हेड होता है, मॉन्क जिसे हम कहते हैं, साधु संत, एबट ऑफ एबरब्रथॉक। एबरब्रथॉक एक स्कॉटलैंड में एक जगह है, उसका नाम है एबरब्रथॉक। तो एबरब्रथॉक का एबट, ठीक है, एबरब्रथॉक यानी स्कॉटलैंड में एक मॉनेस्ट्री है जिसका एक मेल हेड है, मॉन्क था, उसने कुछ अच्छा काम किया था। और दूसरा जो कैरेक्टर है, जो डाकू है हमारे स्टोरी का, वो है सर राल्फ, उसका नाम है सर राल्फ। और सर राल्फ जो है वो रोवर है बच्चों। रोवर का मतलब पायरेट है, समुद्री डाकू, समुद्री लुटेरा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके मीनिंग्स आपको दे दिए हैं सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो लेटर ऑन भी। अब ये जो स्टोरी है ये इंचकेप रॉक के बारे में है। इंचकेप रॉक जो है ये समुद्र के बीचों बीच रॉक है, और ये रॉक जो है ये काफ़ी गहरा है और काफ़ी दिखाई देने वाला रॉक है। ये स्कॉटलैंड के ओशन में आपको ये इंचकेप रॉक मिलेगा। अब ये इंचकेप रॉक से क्या होता था, जब पानी का सतह नीचे होता था बच्चों, तो ये इंचकेप रॉक लोगों को दिखाई देता है। लोगों को मतलब सेलर, जो सेल कर रहे हैं, शिप्स वगैरह लेकर जाते हैं कोस्ट और आइलैंड्स ओशंस में, उन्हें दिखाई देता था आराम से, तो अपना रास्ता बदल लेते थे। बट जब समुद्र का टाइड्स हाई होता था, स्टॉर्म होता था, तो पानी का सतह बढ़ जाता था, और जब पानी का सतह बढ़ जाता था तब बहुत मुश्किल होता था ये आइडेंटिफाई करना कि इंचकेप रॉक कहाँ है। और बहुत सारी जहाज़ और बहुत सारे शिप्स जो थे वो इस इंचकेप रॉक के टकराव में आ गए थे, कोलाइड हो चुके थे, और बहुत सारी शिप इस इंचकेप रॉक को न देखने की वजह से डूब चुकी थी, सिंक हो चुकी थी। तो ये बहुत ही ज़रूरी था कि ये जो इंचकेप रॉक है, इसकी वजह से जो इतनी जहाज़ें डूब रही हैं, बिल्कुल जैसे टाइटैनिक में उन्होंने वो बर्फीला पहाड़ देखा नहीं और उसके साथ कोलाइड हो गए, और जहाज़ जो है वो एक साइड से ब्रेक हो गई और पानी अंदर घुस गया। बिल्कुल ये इंचकेप रॉक भी उसी तरीके का था
कि पानी का सतह जब नीचे होता था, जब नॉर्मल होता था, वेव्स नॉर्मल होती थी, तब तो ये देख सकते थे। बट जब पानी का सतह बढ़ जाता था तब इसे देखना बहुत ही मुश्किल होता था। और समुद्र में क्या होता है कि कोई डायरेक्शंस भी नहीं होता है और बहुत मुश्किल होता है ये समझना जब तूफ़ानी बारिश होती है कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो जो जहाज़ और जो सेलर्स होते थे ये कन्फ्यूज़ हो जाते थे और कई बार इनकी जो मुठभेड़ या टक्कर है वो इंच के प्रॉक के साथ हो जाती थी। और ये इंच के प्रॉक इतना बड़ा था कि जो शिप है वो इसके वजह से सिंक होने लग जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंच के प्रॉक है, एक बार क्या हुआ कि एबट ऑफ एबरब्रथॉक, जो हमारा जो सेंट इंसान है, जो साधु है, इसने देखा कि ये इतने सारे शिप्स जो है, इतने सारे लोगों की मौत बस इसलिए हो रही है कि क्योंकि वो इंच के प्रॉक देख नहीं पा रहे हैं। तो क्यों ना मैं एक अच्छा काम करूं, मैं एक इंच के प्रॉक के वहाँ पर एक इंच के बेल लगा देता हूँ, एक वार्निंग बेल लगा देता हूँ, जिससे कि क्या होगा, जो लोग वहाँ से जा रहे हैं और अगर पानी का सतह बढ़ गया तो वो जो बेल है बच्चों, वो ज़ोर ज़ोर से ठन 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 आवाज़ करने लगेगी पानी के प्रभाव से। और लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि पानी में जब आप रहोगे तब आप कुछ चीज़ देख नहीं पाओगे लेकिन आप सुन तो पाओगे। तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये वार्निंग बेल जो है ये इंच के प्रॉक के वहाँ से आ रही है, यानी इंच के प्रॉक यहाँ पर है, हमें अपना रास्ता क्या करना चाहिए, बदल लेना चाहिए। तो एबट ने क्या किया, इंच के प्रॉक के यहाँ पर एक बॉय के ज़रिए, एक फ्लोट के ज़रिए वहाँ पर एक बेल लगा दी, एक वार्निंग बेल, कि जो कोई वहाँ से गुजरेगा और कभी पानी का सतह ऊपर रहा तो पानी के प्रभाव से वो बेल ठन 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 बजेगी और लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ इंच के प्रॉक है और वो अपना रास्ता क्या करेंगे, बदल देंगे। तो ये अच्छे काम की वजह से जो डेंजर है या जो शिप सिंकिंग का जो एक्सीडेंट है वो कम होने लग गया, क्योंकि लोगों को पता चलने लग गया कि यहाँ पर इंच के, वो बेल की आवाज़ों से पता चलने लग गया कि यहाँ इंच के रॉक है और वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। और इसलिए वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा जो एबट थे उनको क्या करते थे, दुआएं देते थे कि थैंक गॉड इन्होंने ये इतना अच्छा काम यहाँ पर किया, अगर ये नहीं होते तो हमारी शिप जो है वो सिंक हो जाती। तो बहुत बहुत उनको दुआएं देते, उनको प्रेज़ करते। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है, समुद्र में सर राल्फ अपनी जहाज़ से आता है और वो देखता है ये इंच के बेल को। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि लोग उसकी इतनी तारीफ़ करते हैं, एबट की इतनी तारीफ़ करते हैं, और उसके दिमाग में एक शातिर, एक बहुत ही क्रूअल, एक बहुत ही ईविल आइडिया आता है कि मैं इस इंच के बेल को यहाँ से क्या कर दूँगा, निकाल दूँगा। ना रहेगा बेल, ना लोग एबट की तारीफ़ करेंगे। तो वो क्या करता है, वहाँ जाके इंच के बेल को कट कर देता है। तो ये है ये स्टोरी समरी, अगर मैं बोलूँ तो ये समरी है इस पोएम का। सो लेट अस अंडरस्टैंड द पोएम। ये जो पोएम है ये मैसेज देता है, दोज हु डू रॉन्ग विल मीट द पनिशमेंट। सही बात है, अगर आप किसी के साथ कुछ बुरा करते हो तो आपके साथ भी बुरा ज़रूर होगा। तो अभी सर राल्फ ने जो ये बुरा काम किया है इंच के बेल को कट करके, जिसकी वजह से शिप और जहाज़ों के एक्सीडेंट्स अब बढ़ने वाले हैं, अब देखते हैं कि उनके साथ क्या बुरा हुआ। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रोवर्ब्स और आइडियम्स लिए हुए हैं जो इस पोएम के साथ बहुत ही ज़्यादा मेल खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला है, वॉट एवर यू सो यू विल रीप एंड योर लाइफ विल शो इट। करेक्ट है ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जो जैसा दुनिया गोल है, अगर आप कुछ चीज़ करते हो तो वो चीज़ वापस आपके पास घूम के आती है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आप बुरा करोगे तो फिर आपके साथ भी बुरा ही होगा। टिट फॉर टैट, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, आपको आपके भी मेडिसिन का टेस्ट मिलेगा। क्राइम गेट्स इट्स ओन पनिशमेंट, कहते हैं ना, क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको खुद की पनिशमेंट, खुद के बुरे काम की पनिशमेंट मिल जाती है। जो गुनाह करते हैं, जो बुरा करते हैं, उनको खुद के अंजाम का सज़ा भुगतना पड़ता है। ईविल डिग्स अ पिट फॉर अदर्स बट फॉल्स इनटू द सेम। जो शैतान होता है, जो बुरा इंसान होता है, वो क्या करता है, दूसरों के लिए खड्डा खोदता है इस उम्मीद में कि कोई और आके इसमें गिरेगा, बट जान अनजान में वो खुद ही उस खड्डे में क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो यही होता है। तो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द स्टैंजा। टोटल 17 स्टैंजाज हैं, बहुत ही सिंपल स्टैंजा है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। स्टैंजा नंबर 1, नो स्टीयर इन द एयर, नो स्टीयर इन द सी, the ship was as still as she could be. Her sails from the heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean.
सबसे पहला यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो हवा है, सबसे फर्स्ट स्टैंजा में ये बता रहा है कि अभी जो इन्वायरमेंट है समुद्र का बहुत ही काम है, बहुत ही शांत है, कोई हलचल नहीं है, कोई टाइड्स या कोई वेव्स नहीं है। देर इज़ नो स्टर इन द एयर। स्टर का मतलब होता है मूवमेंट, ओके, मूवमेंट, कोई हलचल नहीं है। नो स्टर इन द सी, ना ही हवा में कोई हलचल है, ना ही समुद्र में कोई हलचल है। तो इस वजह से जो शिप है वो स्टिल खड़ी है। स्टिल मतलब आराम से, कोई वेव नहीं कर रही है, ऊपर नीचे नहीं आ रही है, बट आराम से एक जगह पे खड़ी है। एज शी कुड बी, यहाँ पर शी शिप को एड्रेस किया गया है। हर सेल्स फ्रॉम दी हेवन रिसीव्ड नो मोशन। सेल्स मतलब ये जो पर्दे होते हैं शिप में, मैंने एरो करके आपको बताया है, शिप में ये जो पर्दे होते हैं जो हवा की डायरेक्शन से थोड़ा आगे और पीछे मूव्ड होते हैं, और जब ज़ोरों की हवा चलती है तो ये भी बहुत वेवर करने लग जाते हैं। बट क्योंकि आज हवा भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और समुद्र में इतनी कोई हलचल नहीं थी, तो ये जो सेल है ये भी हरकत नहीं कर रहे थे। नो मोशन, नो मोशन मतलब कोई हरकत नहीं हो रहा था। हर कील व स्टेडी इन दी ओशन। उसका जो कील है, कील मतलब जो नीचे की जो शिप की जो सतह होती है, जो या तो वुड से बनती है या तो मेटल से बनती है, जिसके ऊपर शिप खड़ा होता है, जो उसका बेस होता है वो भी स्टेडी था। मतलब आपने देखा होगा ना, वेव्स जब बहुत होती है समुद्र में, जब स्टॉर्म आता है तो कैसे शिप हिलने लग जाती है। बट अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि देयर वाज नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी। उसका कील मतलब उसका नीचे का सतह भी क्या था, स्टेडी था। स्टेडी मतलब नॉट मूविंग था। ओके, तो यानी ये फर्स्ट स्टैंजा से पता चलता है कि जो एनवायरनमेंट है अभी काफ़ी शांत है, कोई हलचल नहीं है, या कोई हाई टाइड्स या बहुत ज़ोरों की बारिश या तूफ़ान आने का कोई संदेह नहीं है। हवा भी खुली है, आसमान भी खुला है, और समुद्र में कोई हलचल भी नहीं है, और हमारी शिप जो है वो आराम से मूव कर रही है बिना कोई सेल किए। ओके, तो यहाँ पर मैंने एनालिसिस दिया हुआ है, आप देख सकते हो, और मैंने कुछ मीनिंग्स भी लिखा दिया है, सो दैट इफ़ यू वांट यू कैन रेफर दिस मीनिंग एज वेल। अब आगे देखते हैं सेकेंड स्टैंजा में पोएट जो है वो अब आपको इंच के बेल से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सेकेंड स्टैंजा कहता है, विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंच केप रॉक, सो लिटिल द रोज सो लिटिल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इंच केप बेल। अब बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट इतना काम है, और इंच के रॉक के ऊपर और नीचे से वेव्स जो है वो फ्लो करके जा रही है, मतलब इंच के रॉक दिखाई दे रहा है। जब इंच के रॉक दिखाई दे रहा है तो मतलब समझ जाने का कि वेव्स जो है वो ज़्यादा ऊंची नहीं है, नॉर्मल है। विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, मतलब वेव्स का जो शॉक साउंड है वो सुनाई नहीं दे रहा, ज़ोरों की नहीं आ रही है, नॉर्मल बह रही है। द वेव्स फ्लोड ओवर द इंच के रॉक, वेव्स जो है वो इंच के रॉक के ऊपर नीचे से फ्लो कर रही है। सो लिटिल दे रोज सो लिटिल दे फेल, ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। दे डिड नॉट मूव द इंच के बेल, लेकिन इतने ज़ोरों की बह नहीं रही है हवा या वेव्स कि वो इंच के बेल को क्या करे, मूव करे। मूव मतलब ज़ोरों की आवाज़ आए जिससे कि इंच के बेल बजने लग जाए। वो कब होगा, जब बहुत ज़ोरों की हवा चलेगी, बहुत ज़ोरों का स्टॉर्म आएगा, तब वेव्स बहुत स्ट्रांगली फ़्लो करेगी, और जब वेव्स बहुत स्ट्रांगली फ़्लो करती है तब इंच के बेल क्या होने लग जाती है, उस हवा से, उस गति से हिलने लग जाती है और आवाज़ करने लगती है। लेकिन अभी क्योंकि इतनी हवा और इतनी गति नहीं है समुद्र में, तो जो इंच के बेल है वो मूव नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एनालिसिस इस सेकेंड स्टैंजा का भी दिया हुआ है, और इसके मीनिंग्स भी कुछ लिखा दिए हैं, सो दैट वो आपको ईजी रहे समझने के लिए। आगे देखते हैं स्टैंजा नंबर 3 में अब इंट्रोडक्शन हो रहा है एबट ऑफ एबेब्रथॉक का। स्टैंजा नंबर 3 कहता है, द एबट ऑफ एबेब्रथॉक हैड प्लेस्ड दैट बेल ऑन द इंच केप रॉक। On a buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves, its warning rung. अब यहाँ पर एबट ऑफ एबेब्रथॉक का इंट्रोडक्शन हुआ, और वो ये कहते हैं पोएट यहाँ पर कि एबट ऑफ एबेब्रथॉक हैड प्लेस्ड दैट बेल, उन्होंने वो बेल जो हमने देखा ना ऊपर, वो बेल कहाँ लगाया था, इंच के रॉक के वहाँ पर लगाया था। कैसे लगाया था, एक बॉय के ज़रिए। बॉय क्या होता है, फ्लोटिंग। आप देख सकते हो ना सेकंड पिक्चर जो है येलो कलर का, उसे बॉय कहते हैं। बॉय क्या होता है, एक निशानी होती है, एक मार्किंग होती है, जब आपको समुद्र में कोई चीज़ ढूंढनी है या कोई अटकानी है या कोई फंसानी है, तो समुद्र में कैसे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर वो चीज़ है, तो क्या करते हैं बॉय, मछुआरे भी जब अपना नेट समुद्र में डालते हैं तो वो एक बॉय लगा देते हैं, ताकि उनको समझ में आए कि उन्होंने नेट जो है वो इस जगह पे लगाई है, ताकि ये बॉय जो है वो एक फ्लोटिंग बलून जैसा होता है जिसके ऊपर कोई भी चीज़ टिक सकती है। तो एक बॉय के ज़रिए उन्होंने वहाँ पर एक इंच के बेल लटका दी थी, और ये बॉय जो था उस पानी में फ्लोट और स्वंग करता था।
ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग, ठीक है, जब वेव्स ऊंची हो जाती थी तब इसकी वार्निंग बेल क्या होने लग जाती थी, बजने लग जाती थी। आप थर्ड अगर फोटो देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इस तरीके से बॉय के ऊपर एक बेल लगा दिया और जब पानी का सतह बच्चों ऊपर जाता तो ये जो बेल है ये क्या होती थी, बजने लग जाती। तो ये जो एबट ऑफ एबेब्रथॉक है, इन्होंने ये अच्छा काम किया था और रीज़न ये था ये काम करने का क्योंकि शिप्स बहुत इंचकेप रॉक की वजह से कोलाइड होती है, तो ये ना हो तो उन्होंने ये एक अच्छा काम कर दिया था। मेहनत से, बहुत ही मुश्किलात से उन्होंने समुद्र के इंचकेप रॉक के वहाँ पर जाके इंचकेप बेल लगवा दिया। यहाँ पर मैंने एक समरी भी दे दिया है कि एबट जो था वो एक स्पिरिचुअल इंसान था। वो जानते थे कि कितना डेंजर है, कितना शिप्स जो जा रही है उसको कितना डेंजर होगा, तो उन्होंने बेचारे ने बहुत ही मेहनत से वहाँ पर एक इंच के बेल लगवा दिया ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो जाए। जितने भी सेलर्स हैं उनको वार्निंग मिल जाएगी और वो अपना रास्ता क्या करेंगे, बदल देंगे अगर टाइड्स ज़्यादा है, वेव्स ज़्यादा है और उन्हें इंच के रॉक दिखाई न दे रहा है। तो आगे देखते हैं स्टैंजा नंबर 4। When the rock was hit by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Abebrothock. एबट ने जो ये बेल लगाया था इसका फ़ायदा किसको होता था, जो मरीनर्स है, मरीनर्स का मतलब ये होता है जो सेलर्स है, जो सेल करते हैं, जो पानी में जो जहाज़ चलाते हैं, मरीनर्स, उन्हें मरीनर्स कहते हैं। When the rock was hit by the surge's swell, सर्जिस स्वेल मतलब पानी के प्रभाव से जब रॉक जो है वो हिड मतलब छुप जाता था पानी के वेव से, जब रॉक छिप जाता था तो मरीनर्स क्या करते थे, वो वार्निंग बेल सुन लेते थे, ठीक है। एंड देन दे न्यू द पेरिलियस रॉक, और उन्हें पता चल जाता था कि ये जो डेंजरस रॉक है वो इस एरिया में है, क्योंकि आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। तो समुद्र में तो डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए वो क्या करते थे, वो आवाज़ से सुनते थे कि अच्छा इंच के रॉक यहाँ पर है, और वो क्या करते थे, अपना रास्ता बदल लेते थे। और बदलने के बाद क्योंकि उनकी जान बच चुकी है, उनकी जहाज़ बच गई है, तो जो एबट है, जो एबट ऑफ एबेब्रथॉक है, उसे ब्लेस करते थे। ब्लेस मतलब यहाँ पर ब्लेस्ड मतलब ब्लेस, दुआएं देते थे, उसे प्रेस करते थे, उसकी तारीफ़ करते थे कि थैंक गॉड उन्होंने ये इतना अच्छा काम किया और इस काम की वजह से आज हम सब की जान क्या हो गई है, बच गई है। तो जब भी पानी का सतह ऊपर जाता बेल बजने लगती और मरीनर्स को पता चल जाता कि इंच के रॉक यहाँ पर छुपा है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है पानी की वजह से, और हम अपना रास्ता यहाँ से क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो यहाँ पर इसका एनालिसिस और इसकी मीनिंग्स आपके रेफरेंस के लिए दिया है। स्टैंजा नंबर 5 देखते हैं। स्टैंजा नंबर 5 जो है, अब यहाँ का एनवायरनमेंट बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ। द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग गे, all things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled around, and there was joyous in their sound. एक दिन बहुत ही अच्छा माहौल था, सूरज अच्छे से चमक रहा था। द सन इन दी हेवन वॉज शाइनिंग गे मतलब हैप्पीली, बहुत ब्राइटली चमक रहा था। ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दैट डे, मौसम इतना सुहाना था कि सब कुछ अच्छी थी उस दिन। द सी बर्ड्स जो पंछी थे, स्क्रीम्ड मतलब शाउट, चिल्ला चिल्ला के व्हील्ड अराउंड कर रहे थे। व्हील्ड अराउंड मतलब गोल 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 घूम रहे थे। एंड देयर वॉज जॉयस इन देयर साउंड, और उनकी आवाज़ में, जो सी बर्ड्स थी उनकी आवाज़ में भी एक खुशी सुनाई दे रही थी। तो यानी कितना अच्छा इन्वायरमेंट था उस दिन, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था, बहुत ही चीयरफुल इन्वायरमेंट था। सन, सूरज बहुत अच्छे से उगा था, एनवायरनमेंट ब्राइट थे। जो सी बर्ड्स थे वो राउंड 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 घूम रहे थे और बहुत ही चीयरफुल मैनर में वो लोग कुछ गा रहे थे, ठीक है। वो लोग कुछ साउंड, जॉयस साउंड उनसे सुनाई दे रहा था। स्टैंजा नंबर 6, अब यहाँ पर एंट्री होती है सर राल्फ की। स्टैंजा नंबर 6 में सर राल्फ की एंट्री होने वाली है। द बॉय ऑफ द इंचके बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन। सर राल्फ द रोवर वॉकड हिज डेक एंड ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक। अब सर राल्फ की जो बोट है, जो शिप है, बोट नहीं बट शिप जो है, उस ओशन से, उस स्कॉटलैंड के उस ओशन से गुजर रही थी। द बॉय ऑफ द इंच के बेल वॉज सीन, और उनकी नज़र उस इंच के बेल के बॉय मतलब वो फ्लोटिंग चीज़ पे गई जिस पे इंच के बेल लटका हुआ था, उस पे गई। अ डार्कर स्पेक ऑन दी ओशन ग्रीन, जो ओशन ग्रीन मतलब समुद्र इतना साफ़ था कि अगर समुद्र में एक भी चीज़ अगर वहाँ हो तो वो साफ साफ दिखाई देती है।
ये समुद्र बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के जो ओशंस होते हैं वो इतने क्लीन होते हैं, हमारे जैसे नहीं जो बहुत ही काले और गंदे और बहुत ही डस्ट और थ्रैश से भरे होते हैं। वहाँ के ओशंस बहुत ही साफ़ और सुथरे होते हैं कि अगर पानी में अगर आप अपना पैर भी डालो तो आपके पैर बहुत ही विजिबल और ट्रांसपेरेंट जैसे दिखाई देंगे। तो जो स्कॉटलैंड का ये जो समुद्र था ये भी एकदम ग्रीन था, मतलब एकदम खूबसूरत था, एकदम साफ़ था। और इस साफ़ समुद्र में अगर एक चीज़ भी वहाँ पर अगर तैर रही है तो बहुत ही आराम से दिखाई देती थी, एक डार्कर स्पेक मतलब एक डॉट जैसा दिखाई दे रही थी। तो सर राल्फ ने वो बॉय को देखा, यानी बॉय मतलब वो जो फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट था जिस पे इंच के बेल लटकी हुई थी, उन्होंने वो देखा। सर राल्फ द रोवर वॉक्ड हिज डेक, और वो क्या किए उन्होंने अपने शिप का जो ऊपर सतह होता है, डेक होता है, उसके ऊपर चल के ऊपर गए ताकि ऊपर से और अच्छे से वो देख सके। एंड ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक, उन्होंने अपनी नज़र जो थी उस इंच के बेल पे गड़ा दी। इंच के बेल जो वहाँ पर इंच के प्रॉक के वहाँ था जो बॉय पे लटक रहा था, उस पर अपनी आंखें उस पर जमा ली, मतलब गड़ा ली, मतलब वो घूर के स्टेयर करने लग गए, देखने लग गए। ऐसा लग रहा था मानो उनके दिमाग में कुछ आइडिया, कुछ शातिर, कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं वो। अब वो क्या देख रहे थे, लेट्स सी। तो ये स्टैंजा नंबर 6 में सर राल्फ द रोवर, रोवर मतलब पायरेट, समुद्री लुटेरे की एंट्री हुई है। ठीक है, अब से स्टैंजा नंबर 7 देखते हैं। ही फेल्ट द चियरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग, इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग, हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस, बट द रोवर्स मर्थ वॉज विकेडनेस। नाउ यहाँ पर अब उसके दिमाग के और उसके दिल की फीलिंग्स बता रही हैं। ही फेल्ट द चियरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग, चियरिंग मतलब बहुत ही पावरफुल, एनर्जेटिक। एक स्प्रिंग एक मौसम होता है जो विंटर के बाद और समर के पहले आता है। यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह ग्रो करने लग जाते हैं, फ्रूट्स आने लग जाते हैं और बहुत ही अच्छा और खुश मिजाज मौसम रहता है। तो बिल्कुल उस स्प्रिंग के मौसम जैसा उन्हें चियरिंग मतलब पावर, एकदम इनकरेजिंग, एकदम मोटिवेटिंग और एकदम ज़्यादा खुश वो अंदर से फील करने लग गए। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें सीटी बजानी हो, उन्हें गाना गाना हो। इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग, खुशी के मारे उन्हें सीटी बजानी थी, उन्हें गाना गाना था। हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस, बट द रोवर्स मर्थ वॉज विकेडनेस। यहाँ पर मर्थ का मतलब देखो मैंने यहाँ लिखा दिया है जॉयफुल, उसके जो दिल था वो फुल खुश हो चुका था, मतलब इतना खुश हो गए थे दिल और दिमाग से कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। बट उनका जो खुशी था वो एक्चुअली विकेडनेस था। विकेडनेस मतलब बुराइयों से भरा था उनका दिमाग। ठीक है, तो ये वो जो बॉय है यानी जो इंच के बेल है उसको देख के ये ऐसा फील करने लग गए, एकदम चियरिंग, एकदम विसिल करने का मन कर रहा था, गाना गाने का मन कर रहा था, जॉयफुल फील कर रहे थे। लेकिन उनका जॉयफुल जो नेस था, जो उनका खुशी था, वो एक्चुअली विकेडनेस से था, मतलब ईविलनेस। मन में जो था वो कुछ काला था, कुछ बुरा था, कुछ गलत करने की सोच थी उनकी। तो ये है उसका एनालिसिस। बड़ा ही डेविलिश माइंड था। विकेडनेस का मतलब होता है डेविलिश माइंड, शैतानी दिमाग जिसे कहते हैं। अब देखते हैं सर राल्फ ने क्या किया। सर राल्फ ने स्टैंजा नंबर 8 में देखो क्या डिमांड किया। हिज आइज वॉज ऑन द इंच केप फ्लोट, कॉथ ही मतलब सेड ही, माई मैन पुट द बोट and row me to the Inchcape Rock, and I'll plague the abbot of Aberbrothock. सर राल्फ ने अपने साथियों से कहा कि निकालो, बोट निकालो और मुझे इंचकेप रॉक तक का रो करके लेकर जाओ, मतलब चप्पू चला चला के वहाँ पर हम पहुँचेंगे। एंड आई प्लेग द एबट ऑफ एबेब्रथॉक, और जो एबट ऑफ एबेब्रथॉक का जो काम है मैं उस काम को क्या करूँगा मालूम है, डिस्टर्ब कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा या नुकसान पहुँचाऊँगा। तो इसकी जो आंखें थी वो इंच के फ्लोट तक का टिक चुकी थी और उसे देखते देखते उसने अपने साथियों से कहा, कॉथ मतलब होता है बोलना, सेड, My men put the boat and row me to the Inchcape Rock, and I'll plague the abbot of Aberbrothock. Plague का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, किसी चीज़ का नुकसान पहुंचाना। तो यहाँ पर डेविलिश थॉट इसके दिमाग में आ गया कि जो एबट का जो अच्छा काम है उसे मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रॉय कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। तो बोट निकालो और रो करो मुझे वहाँ तक का, ताकि मैं वहाँ जाके उस एबट ऑफ एबेब्रथॉक का जो काम है उसे ख़त्म करूँ। ठीक है, अब जैसे साथियों को ऑर्डर दिया, साथियों ने क्या किया, बोट नीचे उतार दिया। द बोट इज़ लोवर्ड, द बोटमैन रो टू द इंचकेप रॉक दे गो। बोट को नीचे उतारा, बोट में बैठे सब और इंचकेप रॉक की तरफ चल पड़े। सर राल्फ बेंट ओवर द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट। सर राल्फ थोड़े से बेंट हुए बोट से
और जो इंच के फ्लूट से इंच के बेल जो लटक रहा था उसे क्या कर दिया, निकाल के कट कर दिया, कट कर दिया। देखो कितना बुरा किया ना उन्होंने। अब इस इंच के बेल को कट करने की वजह से कितनी जानें दाव पे लग जाएगी, कितने कितने शिप्स वहाँ से गुजरेंगे, और कभी हाई टाइड हुआ तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इंच के बेल कहाँ है और इंच के रॉक कहाँ है, और कितने एक्सीडेंट्स अब होने वाले हैं। और उन्होंने ये बुरा काम बहुत ही खुशी खुशी और बहुत ही जॉयफुली क्या कर दिया, कर दिया। अब क्या हुआ आगे, स्टैंजा नंबर 10। डाउन संक द बेल विद अ गगलिंग साउंड, द बबल्स rose and burst around, caught Sir Ralph. The next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothock. देखो ये शैतान कितना शैतानी दिमाग चला रहा है। जैसे बेल कट किया, डाउन संक, संक मतलब डूबने लग गई, बेल नीचे जाने लग गई विद द गगलिंग साउंड। देखो पानी में अगर आप कुछ चीज़ डालोगे ना तो उसमें बुलबुले जैसी आवाज़ आने लग जाती है, ठीक है। तो बुलबुले जैसी आवाज़, गगलिंग साउंड मतलब बुलबुले जैसी आवाज़ ऊपर आने लग गई। द बबल रोज एंड बर्स्ट अराउंड, बुलबुले जो थे वो नीचे से ऊपर आके बर्स्ट हो गए। और फिर सर राल्फ ने बड़ी विकेडनेस से कहा कि हाँ, अब जो नेक्स्ट यहाँ पर आएगा वो कभी एबट ऑफ एबरब्रथॉक की तारीफ़ नहीं करेगा, कोई उसे थैंक्स, कोई उसकी तारीफ़, कोई उसकी प्रशंसा, कोई उसकी प्रेजिंग नहीं करेगा। ऐसे करके उसका दिल जो था, दिल और दिमाग दोनों ही खुश हो गया, बुराइयों से भरा हुआ था, इसलिए उसे बहुत मज़ा आया कि अब कोई उसकी तारीफ़ नहीं करेगा। अब स्टैंजा नंबर 11 में देखो, अब सर राल्फ ने बेल तो कट कर दिया, अब आगे देखो उसने क्या किया। सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे, वो वहाँ से सेल करके निकल गया, अपना बेल कट करके वहाँ से निकल गया। ही स्काउट द सीज़ फॉर मैनी अ डे, और फिर समुद्र में काफ़ी दिनों तक का, स्काउट मतलब घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, और बहुत सारे जहाज़ों पे कब्ज़ा किया, और वहाँ का जो माल था, जो सोना था, जो वेल्थ था, वो लूट लिया। और लूटने से क्या हो गया, देखो थर्ड लाइन, नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोन, मतलब लूटे हुए माल से बहुत अमीर हो गया। प्लंडर्ड स्टोर का मतलब होता है लूटा हुआ माल, ठीक है। डाकू था ना ये, समुद्री लुटेरे था, तो इसने फिर वहाँ से निकला, इंच के बेल को कट करके वहाँ से निकल गया, और फिर निकलने के बाद बहुत दिनों तक समुद्र में घूमते 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 बहुत जहाज़ों को लूटा, और प्लंडर्ड स्टोर मतलब समुद्र की जो लूट मचाई थी उसने, सब जहाज़ों से लूट लूट के जो खजाना जमा किया था उससे बहुत अमीर हो गया। अब अमीर सब इतने होने के बाद और इतने जहाज़ों को लूटने के बाद, इतने हफ्तों महीनों तक का समुद्र में घूमने के बाद, वो वापस स्कॉटलैंड के उसी जगह पे जहाँ पर उसने बेल कट की थी उस रास्ते से अपने घर की ओर रवाना हो रहा था। ही स्टर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर, मतलब सब जगह घूम फिर के लूट के आने के बाद वो वापस से उस रास्ते से घर जा रहा था। स्टर मतलब उसने अपनी रुख, अपना मोड़ उस रास्ते पे वापस लाया, स्कॉटलैंड शोर जहाँ पर उसने वो इंच के रॉक का इंच के बेल कट किया था उस रास्ते पे वो वापस आया। तो घूम घूम के सारा समुद्री सोना लूट के बहुत अमीर हो गया, बड़ा मज़ा आ गया उसे, ईवल माइंड का तो वो था ही, और अब वो वापस अपने स्कॉटलैंड के शोर पे आ गया। अब क्या होता है, अब जैसे ही वो स्कॉटलैंड के शोर पे आता है बच्चों, अचानक से हवा और एनवायरनमेंट दोनों ही चेंज हो जाते हैं। अब क्या होता है, लेट्स सी 12th स्टैंजा में, सो थिक अ haze overspreads the sky. They cannot see the sun on the high. The wind hath blown a gale all day. At evening it hath died away. अब यहाँ पर जो मौसम है वो अचानक से गहरा हो गया, मतलब बादल गहरे हो गए। ओवर स्प्रेड द स्काई, हेज़ मतलब फॉग, ठीक है, फॉग, हेज़ मतलब फॉग। सो थिक अ हेज़ ओवर स्प्रेड द स्काई, पूरे एनवायरनमेंट, पूरा माहौल और पूरा आसमान जो था वो काला काला हो गया, फॉग से भर गया। दे कैन नॉट सी द सन ऑन द हाई, यहाँ तक कि सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा था। द विंड हैथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, और पूरा दिन, हैथ का मतलब यहाँ पर है हैव, पूरा दिन जो हवा थी बहुत ज़ोरों ज़ोर की चल रही थी। एट इवनिंग इट हैथ डाइड अवे, और शाम के टाइम पे भी जैसे शाम होने लग गई, शाम के टाइम पे भी हवा जो है इसी तरह से ब्लो हो रही थी, बट इतने ज़ोरों की ब्लो नहीं हो रही थी, थोड़ी कम हो गई थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यानी एनवायरनमेंट अभी जैसे वो यहाँ पर स्कॉटलैंड की तरफ आया है तो थोड़ा मौसम चेंज हो गया है। अब देखते हैं क्या हुआ। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, so dark it is they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is a dawn of the rising moon. अब डेक पे रोवर जो है, जो पायरेट, जो हमारा सर राल्फ है, वो खड़ा होता है और देखता है कि कोई निशान और या कोई ज़मीन दिखाई दे रही है क्या, जहाँ पर हम जा सके, क्योंकि अंधेरा हो गया है,
प्लस बादल भी इतने गहरे हैं कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो वो डेक पे खड़े रह के देखने की कोशिश करता है कि कोई ज़मीन दिखाई दे रही है तो हम जाके वहाँ पर लैंड कर लेंगे, कोट सर राल्फ। और फिर अपने साथियों को थोड़ा मोटिवेट करके कहता है इट विल बी लाइटर सून फॉर देयर इज़ अ डॉन ऑफ द राइजिंग मून, की टेंशन लो मत, ये जो अंधेरा है वो अभी थोड़ा ठीक हो जाएगा, जैसे ही अभी चांद बादलों में नज़र आएगा फिर उजाला हो जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। तो इट विल बी लाइटर सून, रोशनी अभी आ जाएगी, तो इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा पैनिक वाला इन्वायरमेंट शुरू हो रहा है क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। अब यहाँ पर स्टैंजा नंबर 14 में जो सर राल्फ हैं उनका एक साथी है, वो कहता है कांस्ट हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोर फॉर मी थिंक्स वी शुड बी नियर द शोर नाउ वेर वी आर आई कैन नॉट टेल बट आई विश आई कुड हियर द इंच के बेल। अब एक उनका जो साथी है वो थोड़ा डर गया है और डर से वो कहता है कांस्ट हियर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, द ब्रेकर्स रोर, सिर्फ वेव्स के साउंड सुनाई दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ वेव्स के साउंड सुनाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी के अगेंस्ट में ब्रेक कर रही है। ब्रेक मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर टकरा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतने ज़ोरों के साउंड है वेव्स के। फॉर मी थिंग्स मतलब मुझे ऐसा लगता है, वी शुड बी नियर द शोर, हमें शोर के नियर हो जाना चाहिए। नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि हम कहाँ हैं एग्जैक्टली। बट आई विश आई कुड हियर द इंच के बेल, काश हमें इंच के बेल सुनाई देती तो हमें पता चल जाता कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है। बट अफसोस कि हमें इंच के बेल सुनाई नहीं दे रही है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि हम कौन से रास्ते पे हैं और हम एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। यानी अब गलती का एहसास उसके एक टीममेट को भी हो गया है, बट वो सिर्फ डर रहा है, पैनिक कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टैंजा नंबर 15 में। दे हियर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग दो द विंड हैथ फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग टिल द वेसल स्ट्राइक्स एंड शिवरिंग विद अ शिवरिंग शॉक ओ क्राइस्ट इट्स द इंच केप रॉक। अब यहाँ पर कुछ साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, कोई बेल का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, बल्कि जो स्वेल है, जो वेव्स है, उसका साउंड और बढ़ता जा रहा है द विंड हैड फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग, हवा जो है वो रुक गई है, एंड दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग मतलब वो लोग मूव कर रहे हैं टिल द वेसल स्ट्राइक्स विद अ शिवरिंग शॉक। और जो वेसल है, वेसल मतलब जो जहाज है, जो बड़ी जो शिप है जिस पे सर रॉल्फ निकले हैं, उसे वेसल कहते हैं। वेसल एक बड़ी शिप को कहा जाता है। स्ट्राइक्स विद अ शिवरिंग शॉक, अचानक से वो वेसल की जो टक्कर है वो एकदम ज़ोरों की किसी चीज़ पे लगती है और फिर मुंह से आवाज़ आती है ओ क्राइस्ट मतलब ओ जीसस, इट इज़ द इंच केप रॉक मतलब ये जो टक्कर हुई है इतने ज़ोरों की, ये किससे टक्कर हुई है, इंच केप रॉक से हो गई है। यानी सर राल्फ की जो बोट थी वो इंच केप रॉक से क्या हो गई है, कोलाइड हो गई है और बहुत ज़ोरों का थर्ड मतलब साउंड आता है जब वो शिप उस पत्थर के साथ कोलाइड होती है। तो अब देखो सर राल्फ की जो हालत है वो बिगड़ गई है, बेचारा डर गया है। सर राल्फ द रोवर tore his hair. He cursed himself in his despair. The waves rush in every side. The ship is sinking beneath the tide. अब सर राल्फ अपना बाल पकड़ के बाल नोच रहा है कि हाय मैंने क्या कर दिया, काश ये इंच के बेल मुझे सुनाई देती तो मेरी शिप जो है वो बच जाती। He cursed himself, अपने आप को कोस रहा है। In his despair, despair मतलब कोई उम्मीद नहीं है बचने की, कोई उम्मीद नहीं है कि अब वो ज़िंदा बचेगा। और इस एनवायरनमेंट में, इस सोच में वो अपने आप को कोसा जा रहा है। द वेव्स रश इन एवरी साइड, वेव्स में से जो पानी जो है वो शिप के हर एक कोने कोने में घुस रहा है। द शिप इज़ सिंकिंग बीनीथ द टाइड, और शिप जो है वो सिंक हो रही है, डूबते जा रही है। और सर राल्फ अपने सर पे हाथ रख के अफसोस मना रहे हैं। लास्ट स्टैंजा। But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear, a sound as if with the Inchcape bell, the devil below was ringing his knell. देखो अभी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ पर। बट इवन इन हिज डाइंग फियर, अब उसको पता है कि कोई उम्मीद और कोई मदद नहीं आने वाली है, अब मैं मरने वाला हूँ। वो मरने का एक डर उसके अंदर आ गया है।
वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर। उसके दिमाग में कंटिन्यूसली एक साउंड उस चल रहा है, कंटिन्यूसली एक साउंड चल रहा है, अ साउंड एज इफ विद द इंच के बेल। और वो साउंड किसका है? इंच के बेल का है। टन 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 टन, कंटिन्यूस उसके दिमाग में वो साउंड क्या हो रहा है? चल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि जो नीचे जो मैंने इंच के बेल कट किया था और पानी के अंदर जो मैं जा रहा हूँ, नीचे एक शैतान बैठा है कि बेटा अब तेरा टाइम आ गया है, अब तू आ, जैसे तूने लोगों को डुबाया है, चल अब तेरा टाइम आ गया है, अब तू आ। ऐसा लग रहा है कि डेविल जो है वो कि नेल मतलब शिप का जो नीचे सतह है उसे हिला रहा है ज़ोर ज़ोर से, ताकि अब किसकी बारी है? अब सर राल्फ की बारी है कि अब तू आ, तूने इतने लोगों को जान की जो बाजी है वो लगा दिया, या उनकी जान ले ली इस इंच के बेल को कट करके, अब जो है अब तेरी बारी है। तो ऐसा लग रहा है एक शैतान नीचे उसकी कील को क्या कर रहा है, नील को क्या कर रहा है, वो हिला रहा है ज़ोर से कि बेटा अब तेरी बारी है, अब तेरा टाइम आ गया है, अब तू आ जा। तो यानी यहाँ पर ये जो सर राल्फ हैं, इनके आखिर में इनके दिमाग में इंच के बेल का साउंड गूंजता है और उनको ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि एक डेविल, एक शैतान जो है वो नीचे बैठ के शिप को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है ताकि उसमें और पानी भर जाए और सर राल्फ और नीचे चले जाए। बिल्कुल उसी तरह से जैसे सर राल्फ ने लोगों को मारा, अब उनको ऐसा लग रहा है कि एक शैतान है जो ये हिला के कील को मूव कर करके अब ये कह रहा है कि बेटा अब इट इज़ योर टाइम, जो तूने बुरा किया था अब इसका अंजाम तुझे भी भुगतना पड़ेगा। तो ये जो पोएम है ये यहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक है। एंड इस पोएम से बच्चों हमें यही सीखने मिलता है कि जब हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी क्या होता है? बुरा ही होता है। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, कोई अच्छा नहीं होता है। अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया है तो डेफिनेटली इन रिटर्न आपके साथ भी वो चीज़ वैसा ही होगा। बट इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग तो रॉन्ग विल हैपन टू यू। बिल्कुल उसी तरह जैसे सर राल्फ के साथ हुआ, उनकी भी किस्मत वैसी थी। उन्होंने बेल कट कर दिया ये सोच के कि कोई एबट को प्रेज़ नहीं करेगा और कोई उसकी तारीफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो जेलस फील कर रहे थे। और आज वो उस बेल के न होने की वजह से खुद उस चंगुल में क्या हो गए? फंस गए। मतलब एक खड्डा खोदा जिसमें कोई और गिरेगा और गलती से उस खड्डे में वो खुद ही गिर गए। आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। बच्चों, अगर आपको ये PDF चाहिए या अगर किसी को भी ये PDF चाहिए रेफ़र करने के लिए, तो आप मुझे आपका ईमेल एड्रेस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू दिस PDF। इसके अंदर स्टैंजा वाइज दिया हुआ है और एनालिसिस भी दिया हुआ है और मीनिंग्स भी दिया हुआ है विद सम क्रिएटिव इमेजेस। तो अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ आप अपना ईमेल कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। I will provide you for that. So thank you everyone. All the best. God bless you.